हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय शुभम सर के चैनल पे। जहाँ मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ लाने का वादा किया था 17 मार्च यानी आज। तो क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करने से पहले अपन को समझना पड़ेगा मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। मैकेनिक्स का मीन्स होता है एक्स मोशन। अपन मोशन भी तीन तरह से पढ़ते हैं। जैसे एक होता है, अपन पढ़ते हैं न्यूटन के कारण वाली, जो न्यूटन ने दिया था। फिर इसके बाद में आया था हमारा क्लासिकल, जिसको अपन प्योर क्लासिकल भी बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे था मोशन का डिस्कस किया था, वो क्या था अपन ने क्वांटम में। ठीक है। अब क्लासिकल और न्यूटन दोनों एक ही मानते हैं वैसे तो। ये दोनों जो है ये माक्रो पार्टिकल के लिए है। माक्रो पार्टिकल यानी जिसकी साइज़ इतनी बड़ी होगी। और क्वांटम जो है, क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है हमारी पर माइक्रो पार्टिकल पे, जिसकी साइज़ इतनी सी होती है। ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैकेनिक्स का। अब न्यूटन ने क्या कहा था इन न्यूटन मैकेनिक्स, मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी हमें क्या देखनी है यहाँ पे, मोशन। किसकी बात कर रहे हैं? मोशन ऑफ पार्टिकल। बता रहा हूँ ना, देखो, मोशन ऑफ पार्टिकल इज डेस्क्राइब्ड बाय, ध्यान से समझना, बहुत आसान है क्वांटम मैकेनिक्स। मोशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय ए फंडामेंटल लॉ। कौन सा फंडामेंटल लॉ? जो न्यूटन ने दिया था। कौन सा? F=ma। ये एक फंडामेंटल लॉ दिया था। ठीक है। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलते हैं तो F= क्या आ गया, m। एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं? d2x/dt²। ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले पोजीशन जो कि होता है क्या, x, t के रेस्पेक्ट में पोजीशन। और मोमेंटम p। और क्या याद कर सकते हैं? वेलोसिटी v ऑफ t। और क्या कैसे कर सकते हैं? एसेलरेशन, अपन एसेलरेशन भी याद कर सकते हैं, एसेलरेशन a। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा अपन पावर, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। और क्या याद कर सकते हैं अपन? और अदर जितने भी, यानी कुल मिला के हम क्या चीज़ डिफाइन कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल की इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल, हम पार्टिकल की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड वे टू सॉल्व। ये देखो, सिंगल पार्टिकल के लिए तो ये वैलिड है। किसके लिए? सिंगल पार्टिकल के लिए। बट मैनी बॉडी प्रॉब्लम, के लिए ये जो है, ये क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या क्यों हो जाएगा? क्योंकि फोर्स जो है हमारी, फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं एक पार्टिकल को फेंकूंगा तो उसकी अपन पोजीशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, पावर, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर यही पार्टिकल अगर मैंने 3D में फेंका, अच्छा जाएगा 3D में ही, लेकिन अगर 3D में गया तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। बट अगर मैनी बॉडी प्रॉब्लम, यानी अगर 1000 मतलब 100 पार्टिकल्स हुए, तो इसकी पोजीशन मेज़र करना मुश्किल होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर डायरेक्शन में लगता है ना। तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए हमें क्या हुआ, न्यूटन मैकेनिक्स यहाँ फेल हुई। कहाँ पे? मैनी बॉडी प्रॉब्लम के लिए। अब हम बात करेंगे किसके लिए, अगर यहाँ फेल हो गई तो क्या आया इसके बाद। ये न्यूटन मैकेनिक्स था, ये अपन हर बार करते हैं, 11th क्लास में ये चीज़ ही करते हैं। ठीक है। अब आई आगे वाली बात, अगर न्यूटन मैकेनिक्स फेल हो गई तो उसके बाद में कौन सी मैकेनिक्स है, जिसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स।
हल्का हल्का इंट्रोडक्शन ही दूंगा, सीधा अपन क्वांटम मैकेनिक्स पे आएंगे, आगे ना। क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में? क्लासिकल मैकेनिक्स में जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ट्रीट करते हैं? उसको एक एनर्जी की फॉर्म में ट्रीट करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? स्केलर क्वांटिटी को आसानी से ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना। तो इसके लिए कौन कौन एनर्जी की फॉर्म कौन कौन सी आई? एक तो आया हैमिल्टोनियन और एक आया लाग्रांजियन। ठीक है, हैमिल्टोनियन और लाग्रांजियन यूज्ड वेयर प्रॉब्लम ट्रीटेड एज एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। यही बात की लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन और हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर सकती है? किसी भी सिस्टम की, इन दोनों की मदद से क्या कर सकते हैं अपन? वी कैन फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। मतलब ये किस में वर्क करती है? एक सिस्टम के अंदर वर्क करती है। ठीक है, देखो न्यूटन मैकेनिक्स में क्या बताया था? न्यूटन मैकेनिक्स में उन्होंने बताया था x इक्वल टू एक्स टी का फंक्शन है। न्यूटन मैकेनिक्स क्या कहती है कि ये t है, ये x है, और न्यूटन मैकेनिक्स एक पाथ को डिफाइन कर सकती है। ठीक है, बट क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है? इन क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है? हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? पोजीशन एंड मोमेंटम, ये दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। पोजीशन, किसी पार्टिकल की पोजीशन, और पार्टिकल का मोमेंटम एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे फाइंड कर सकते हैं, एट टाइम टी पे फाइंड कर सकते हैं। सो मोशन ऑफ सी रिप्रेजेंट एज है। तो अब मोशन किससे रिप्रेजेंट होगी? मोशन रिप्रेजेंट एज पोजीशन, मोमेंटम, स्पेस, जिसको क्या बोलते हैं अपन? फेज स्पेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? फेज स्पेस। द पाथ, बता देता हूँ, द पाथ फॉलोड बाय, लाइन लिख देता हूँ, द पाथ followed by system in phase space is known as phase trajectory, is known as a phase trajectory। ठीक है, इज नॉन एज ए फेज ट्रेजेक्ट्री। अब क्या होता है? जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। देखो यहाँ पे अपन बात किसकी करी थी? हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है, लेकिन लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या देती है? पोजीशन और वेलोसिटी की बात करती है। ठीक है, तो पोजीशन वेलोसिटी से हमारा काम नहीं, हमारे यहाँ पोजीशन और मोमेंटम से काम है ना, एट ए टाइम टी। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? क्लासिकल मैकेनिक्स, ध्यान रखना। ठीक है, एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है px² ओवर 2m प्लस ये कितनी होती है? 2kx²। ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब कैसे सोल्व करेंगे इसको? जब सोल्व किया तो यह x² डिवाइडेड बाय रूट 2e ओवर k होल स्क्वायर प्लस px² डिवाइडेड बाय रूट 2me स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लिख दी। इस इक्वेशन का कर्व बनाया, तो ये इक्वेशन का कर्व आया ऐसा। ठीक है, ये px हो गया, ये x हो गया, यानी एक तरह से एलिप्स की फॉर्म आई है। ठीक है, तो ये इसकी बात होगी क्लासिकल मैकेनिक्स की। अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ फेल हुई?
क्लासिकल मैकेनिक्स जब फेल हुई कि जब हम लाइट की बात करते हैं, थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, पाथ को डिफरेंस कर रहा हूँ, हम अपन लाइट की बात करते हैं। व्हाट अबाउट लाइट? लाइट क्या अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉरस्पोस्कुलर थ्योरी, न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन की कॉरस्पोस्कुलर थ्योरी, ये क्या बताती है? इस थ्योरी, न्यूटन की कॉरस्पोस्कुलर थ्योरी क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दो की बात करी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों इवेंट की बात करी। कहने का मतलब है जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी, ये बताया था। और अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ये तो है न्यूटन की थ्योरी। अगर वेव थ्योरी की बात करें तो वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है लाइट के कंसिडरेशन में, कि हम यहाँ पे वेव थ्योरी कंसिडर करती है क्या क्या बातें। एक तो करती है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड ईथर मीडियम। ईथर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, हम प्रोपोगेशन के लिए इन दो चीज़ों का यूज करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक ईथर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ठीक है, वी कैन एक्सप्लेन। अब इस इवेंट से क्या, इससे क्या 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 एक्सप्लेन हो सकता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो बातें एक्सप्लेन हुई, कौन कौन सी? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब क्या है, वेव थ्योरी लॉन्गिट्यूडनल वेव ईथर मीडियम के कारण जो प्रोपोगेट हुआ, उससे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन? एक तो कर सकते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये चार बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते? बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन। क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते? पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं किया। तो अब क्या कंसेप्ट आया? फिर आया माइकलसन इंटरफेरोमीटर। उससे क्या प्रूव हुआ कि ईथर मीडियम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। देखो बताते हैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने भी बताया था कि पोलराइजेशन हो गया। अब क्या बात कर रहा हूँ? माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। किसकी बात कर रहा हूँ? माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या बता रहा है? माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये बता रहा है कि जो इसने माइकलसन इंटरफेरोमीटर ने प्रूव किया है कि जो हमारा जो ईथर मीडियम है, यहाँ क्या बता रहा है? नो ईथर कंसेप्ट, ईथर मीडियम कंसेप्ट, कि ईथर मीडियम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ ये बात करी थी। अब क्या बात करते हैं? अगर कोई चार्ज पार्टिकल, समझना है ना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये करेगा स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज है, यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज है, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, जिसको क्या बोलते हैं अपन? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट। ठीक है, अगर एन एसेलेरेटेड चार्ज पार्टिकल, एन एसेलेरेटेड चार्ज पार्टिकल है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ई एम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which carry energy, और क्या हो सकता है?
propagating in free space, propagating in फ्री स्पेस एंड ये जो होती है ट्रांसवर्स नेचर होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर, ये जो होती है ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। सो अब क्या है, अब मैक्सवेल का कंसेप्ट आया। मैक्सवेल ने क्या बोला था, मैक्सवेल ने बताया, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल की जो लाइट है, मैक्सवेल ने बताया लाइट इज एन वेव विच कैरी, क्या क्या कैरी करती है, एनर्जी कैरी करती है, और क्या करती है, फ्री स्पेस में प्रोपोगेट करती है। क्या बात करता हूँ, फ्री स्पेस में प्रोपोगेट करती है, ठीक है। और क्या बात करते, इसको नो नीड ऑफ एनी मीडियम, इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। और क्या कंसेप्ट बताया था, ये होती है ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर यूजिंग इट। ये इतनी बातें मैंने बताई, इससे क्या डिफाइन होता है मैक्सवेल के कारण, कि क्या क्या डिफाइन होता है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन दिखा दिया, रिफ्रैक्शन भी समझा दिया, और क्या समझा दिया, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, और क्या बताया था मैंने, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन समझा चुके हैं। बट यहाँ अब क्या कंसेप्ट आया, बट फ्यू इवेंट्स लाइक ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और क्या कंसेप्ट आया, ब्लैक बॉडी हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फिर आया पेयर प्रोडक्शन और रमन इफेक्ट। ये 5 बातें, 1 2 3 4 5, ये 5 बातें फिर से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, ये एक्सप्लेन नहीं हुई, किससे में एक्सप्लेन नहीं हुई, ये विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय मैक्सवेल वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखो, वेव थ्योरी से ये बातें एक्सप्लेन हो गई कि भाई रिफ्लेक्शन है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये 5 बातें, 1 2 3 4 5, ये 5 बातें डिफाइन हो गई। लेकिन ये जो आगे वाली 5 थी, ये पांचों बातें मैक्सवेल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमारे आए प्लांक भाई साहब। कौन आए, प्लांक। मैक्सवेल आ गया। अब मैक्सवेल की वेव थ्योरी के कारण ये 5 बातें तो समझा दी, लेकिन ये 5 बातें समझा नहीं पाया। फिर कौन आया हमारे पास, प्लांक ने क्या दी, अपनी एक हाइपोथेसिस दी। अकॉर्डिंग टू प्लांक हाइपोथेसिस क्या होता है, एट टेम्परेचर टी, देखो समझना, ध्यान से समझना, इसकी प्लांक की वेव थ्योरी क्या, प्लांक की थ्योरी क्या कहती है। प्लांक की थ्योरी ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू द, देखो प्लांक की हाइपोथेसिस क्या कहती है, प्लांक की हाइपोथेसिस कहती है कि एट द टेम्परेचर टी, देखो एट टेम्परेचर टी मोलिक्यूल और एटम, इसकी बात कर रहा हूँ, मोलिक्यूल और एटम ऑफ ब्लैक बॉडी मटेरियल आर oscillating, so they produce
they produce EM waves which carry energy, which carry energy, but emitted energy is not continuous. Emitted energy is not continuous. It is quantized. It is quantized. It is quantized means, quantized का मतलब क्या होता है? means in the form of, in the form of small energies packets, which is called quanta of energy, या इसको बोलते हैं अपन फोटॉन्स। ठीक है, सो द वर्ड इज क्वांटा। क्वांटा जो वर्ड है ये कैसे आया? इसी से ही नंबर पड़ा है क्वांटम। इस क्वांटा वर्ड से ही क्या एक्सप्लेन हुआ है? इस क्वांटा वर्ड से ही अपना क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुआ है कि जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल हैं जिसकी स्मॉल एनर्जी, कैसे? जैसे देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये एक लैडर है, अब लैडर का कंसेप्ट समझ रहे हैं ना। जैसे ये लैडर है, ठीक है, इस पूरे लैडर की एनर्जी है, टोटल एनर्जी ई है। लेकिन अगर ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए कि यानी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, यहाँ पे एनर्जी है E1, यहाँ पे एनर्जी है E2, यहाँ पे एनर्जी है E3, यहाँ पे E4, E5, ऐसे। तो यहाँ जो है वो डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पे, इसके बीच में कुछ नहीं है। यहाँ से जंप करेगा डायरेक्ट यहाँ, यानी एनर्जी क्या है? एक कंटिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट फॉर्म है। देखो, एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूस विच मीन्स इट इज़ क्वांटाइज इन टुकड़ों में है। इसको बोलते हैं अपन लैडर, है ना। ठीक है, तो पता चला क्वांटम मैकेनिक्स क्या, कहाँ से आया क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मूला। तो एनर्जी कैसी हो गई? ई बराबर एन एच न्यू। ये प्लांक ने हाइपोथेसिस दी। एन बराबर 1 के लिए ई बराबर कितना आ गया? एच न्यू, फिर 2h न्यू, 3h न्यू, ऐसे। तो एनर्जी कैसे मिल गई? पहले वाले की कितनी हो गई? एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू, ऐसे। सो फर्दर, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट की, है ना। सो फर्दर, लाइट हैज़ ए पार्टिकल नेचर। लाइट हैज़ ए पार्टिकल नेचर। अगर आप पार्टिकल नेचर मानते हो लाइट को, सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अब कौन आए? अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली ने बताया कि लाइट हैज़ ए वेव नेचर। डी ब्रोगली ने क्या बताया कि लाइट हैज़ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। कि लाइट का वेव नेचर भी है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, बट बोथ नेचर कैन नॉट बी ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली। इन एन इवेंट, किसी भी इवेंट में एक साथ इन दोनों को मेजर नहीं कर सकते कि लाइट अगर वेव नेचर है तो वेव नेचर ही होगी, पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल नेचर ही होगी। सो जो हमारा इवेंट है, जैसे वेव की बात करते हैं ना, जो हमारा इवेंट की बात करते हैं आगे नेक्स्ट, है ना, एक सेकेंड। जो हमारा वेव नेचर है और हमारा एक पार्टिकल नेचर है, दो ड्वेल नेचर हो गया लाइट का। किसका?
ये दोनों नेचर किसके हैं? लाइट के। लाइट के दो नेचर। अब वेव नेचर से क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये क्या बता रहा है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, उसके बाद में क्या आएगा? इंटरफेरेंस के बाद में डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, और क्या बताया था? पोलराइजेशन। ये इवेंट आ गई। लेकिन ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन हो गई। लेकिन जो हमारा पार्टिकल नेचर है, इससे क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन हो रही है? एक तो हमारा ब्लैक बॉडी। हाँ भाई, ब्लैक बॉडी का ये मत समझना ब्लैक बॉडी को काले रंग की बॉडी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन, कॉम्पटन हो गया, पेयर प्रोडक्शन हो गया, पेयर प्रोडक्शन हो गया। ये बातें किससे एक्सप्लेन हो जाती है? इससे क्वांटम मैकेनिक्स से, यानी मतलब वेव नेचर से। एक वेव नेचर हो गया, एक पार्टिकल नेचर हो गया। अब भाई है बात कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, हाँ भाई, अनसर्टेनिटी किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था और बताया था कि पोजीशन और मोमेंटम, यानी पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम कांट मेजर, कैन नॉट बी मेजर्ड एग्जैक्टली, कि इनको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। सो कंसेप्ट ऑफ फेज है ना, सो कंसेप्ट ऑफ फेज ट्रेजेक्ट्री, so concept of phase trajectory is not valid in quantum mechanics। क्वांटम मैकेनिक्स में फेज ट्रेजेक्ट्री का कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा। सो हम क्या बात करते हैं यहाँ पे? यहाँ हम अगर किसी देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए किसकी बात करी थी? फेज स्पेस की। लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी सिस्टम में डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करेंगे अपन वेव फंक्शन में। वेव फंक्शन ही उसका स्पेस होगा। यहाँ पे फेज स्पेस है क्लासिकल को डिफाइन करने के लिए, क्वांटम को डिफाइन करने के लिए एक वेव फंक्शन है। वो वेव फंक्शन कहाँ से आता है? वेव फंक्शन आता है श्रोडिंगर इक्वेशन से। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में फेज स्पेस से डिफाइन करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी सिस्टम को डिफाइन करना तो वो वेव फंक्शन में। क्यों? क्योंकि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली मेजर नहीं, मतलब एक साथ एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। इनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, यानी डेल एक्स और डेल पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच कट बाई 2। ठीक है, ये एच वही है जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में प्लांक ने दिया था, ई बराबर एच न्यू वाला। सो हम जितनी भी सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपन किससे लेंगे? वेव फंक्शन से। वेव फंक्शन क्या होती है? क्वांटम स्टेट होती है। और कहाँ से आती है वेव फंक्शन? श्रोडिंगर इक्वेशन से। ठीक है, और जो मैं ब्लैक बॉडी की बात करी थी, ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जर्व ऑल टाइप रेडिएशन और इमिट ऑल टाइप रेडिएशन। सारी रेडिएशन को इमिट भी कर सकती है, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। ये किसने बताया था? ये क्वांटम मैकेनिक्स में बताया था। किसके बारे में? ब्लैक बॉडी के बारे में, कि ब्लैक बॉडी कैसी होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास में अपन ब्लैक बॉडी के बारे में समझेंगे और ब्लैक बॉडी का विंड रेडिएशन, रेले जीन्स, उनकी बातें करेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने बताया था ये थोड़ा सा डेवलपमेंट किसका किया था? सिर्फ और सिर्फ इसका, कि ये कहाँ से आया था? क्वांटा जो एनर्जी है। और ध्यान रखना, मैक्सवेल ने जो दिया था, मैक्सवेल ने वेव थ्योरी दी थी। और अपने जो पार्टिकल नेचर है, वो पार्टिकल नेचर कहाँ से आया था? शुरुआत में वहाँ से, जिससे अपन पार्टिकल नेचर, ब्लैक बॉडी, इन सब की बातें कर सकते। डी ब्रोगली ने क्या बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था दोनों नेचर हो सकते हैं,
वेव नेचर भी होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा, दोनों बातें होगी। ठीक है, वेव नेचर से ये इवेंट डेवलप होंगे, पार्टिकल नेचर से ये इवेंट डेवलप होंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।